फिर किसी ने लाइन खींच दी मेरा उस पर। Good afternoon, everyone. So, in last class, we discussed about the buffering scheme. भाई निखिल बताओ, व्हाट इज द बफरिंग स्कीम? मैंने बताया था कल। निखिल, निखिल गोगिया, आवाज आ रही है ना? विजया गर्ग, विजया गर्ग, आवाज आ रही है? यस सर। आप बताएं, व्हाट इज द बफरिंग स्कीम? जो कल मैंने बताया था, बफरिंग स्कीम क्या होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। उदित चौधरी, उदित चौधरी, यस सर। बताइए बफरिंग स्कीम क्या होती है? सर वो सेकेंडरी मेमोरी से रीड करना टफ पड़ता है, तो इसलिए फिर वो उसे बफर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसकी सर एडवांटेज पता नहीं सर। हाँ बताओ। सर टाइम कम लेगी और तो और नहीं पता। तो बफरिंग स्कीम की कितने स्कीम होते हैं बफरिंग स्कीम में? सर पक्का याद नहीं है सर, शायद 2। हाँ, 2 होता है। एक सिंगल बफर स्कीम होता है और 2 बफर स्कीम होती है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि बफरिंग स्कीम का मतलब क्या है कि लेक्सिकल एनालाइजर अब डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से सोर्स कोड को रीड नहीं करेगा फॉर मेकिंग द टोकन। इट स्कैन्स द सोर्स कोड फ्रॉम द बफर, ठीक है, एंड इट विल क्रिएट द टोकन। तो जो बफर की जहां से रीड करेगा, तो इस बफर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंगल बफर स्कीम एंड डबल बफर स्कीम। तो मैंने कल बताया था आपको कि जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हो, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है INT I, J, सेमी कॉलन है, यहाँ पर एक कॉलन नहीं है। I इज इक्वल टू J+1 सेमी कॉलन, J इज इक्वल टू J+1 सेमी कॉलन, ठीक है। तो बफरिंग स्कीम में क्या होती है कि इट हैज द 2 पॉइंटर्स, बिगिनिंग पॉइंटर एंड फॉरवर्ड पॉइंटर, जो कि इनिशियली ए फर्स्ट सिंबल पर होते हैं, ठीक है। और बिगिनिंग पॉइंटर ए क्या करता है, ए आगे की तरफ मूव करता है व्हेन इट फाइंड द लेक्सिमी। जैसे INT इसने रीड कर लिया, फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करता है, इट स्कैन्स द सोर्स कोड। तो रीड करने के बाद
जैसे INT रीड कर लिया, एंड इफ दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मैच एनी पैटर्न, ठीक है, अगर ये पैटर्न को मैच करता है देन इट क्रिएट द लेक्समी, तो लेक्समी बन जाएगा। लेक्समी के बाद क्या हो जाएगा, टोकन बन जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही ये टोकन बन गया तो बिगिनिंग पॉइंटर और फॉरवर्ड पॉइंटर वो नेक्स्ट वाली सिंबल पर आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली सिंबल क्या है यहाँ पर, आई। अगर मान लो कि ये बीच में INT के बाद क्या है, ब्लैंक स्पेस है, अगर ब्लैंक स्पेस मिला तो फॉरवर्ड पॉइंटर इसको मैच तो करता है बट इट डज नॉट काउंट एज अ टोकन, एंड फॉरवर्ड पॉइंटर मूव टू द नेक्स्ट सिंबल फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट लेक्समी। तो अब नेक्स्ट सिंबल पर फॉरवर्ड पॉइंटर सेट हो गया तो बिगिनिंग पॉइंटर भी कहां पर सेट हो जाएगा, आई पर सेट हो जाएगा। अब जैसे ही आई क्या है, आई इज द कैरेक्टर, एंड इफ इट कैरेक्टर फाइंड एनी पैटर्न, किसी भी पैटर्न, सॉरी मैच एनी पैटर्न, अगर किसी पैटर्न को मैच कर रहा है तो लेक्समी बन गया। लेक्समी बनने के बाद फिर क्या होगा, ये टोकन बन जाएगा, एंड फॉरवर्ड पॉइंटर मूव फॉरवर्ड पॉइंटर एंड बैकवर्ड पॉइंटर इट सेट टू द नेक्स्ट सिंबल। तो नेक्स्ट सिंबल क्या है यहाँ पर, कोमा। तो इसी तरह ये सारा क्या होता है कि फॉरवर्ड पॉइंटर आगे बढ़ता रहता है और जैसे ही वो पैटर्न मैच करता है तो लेक्समी क्रिएट होता है और बिगिनिंग पॉइंटर एंड फॉरवर्ड पॉइंटर नेक्स्ट वाले सिंबल पर सेट हो जाते हैं। तो ये सिंगल बफर में होता है, बट समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम जैसे देखो यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल बफर टेक्निक, if the file size is greater than buffer size, if the file size is greater than buffer size, then content of the last leksme under process will be overwritten by new data if we reload the data। ठीक है, अगर फाइल की साइज क्या है, बफर की साइज से बड़ी है तो जो नेक्स्ट वाली लेक्समी होगी वो क्या कर जाएगी, वो ओवरराइट कर जाएगी डेटा के ऊपर। तो इस डिसएडवांटेज के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या यार, वी हैव टू बफर स्कीम, ठीक है। सो टू बफर स्कीम में अगर मान लो कि बफर की साइज अगर n है तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दिस इज द फर्स्ट बफर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला फर्स्ट बफर, एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड बफर, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख लो यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट बफर एंड दिस इज द सेकेंड बफर। तो इसकी डिफिनेशन देख लो, इन दिस टेक्निक बफर इज डिवाइडेड इनटू द टू हाफ्स, ईच n कैरेक्टर्स लॉन्ग विच आर कॉन्टिग्यूअस टू वन अनदर। दोनों जो बफर होते हैं एक साथ साथ होते हैं। वन हाफ will be loaded at a time, same two pointers are used, beginning pointer and forward pointer। when forward pointer reaches the end of the one half, जब forward pointer पहुंचता है फर्स्ट बफर के एंड में, second half is loaded and forward pointer to begin the of the next half, ठीक है। leksme processing remains the same। in this way single buffer problem can be eliminated। अब इसमें जो है एक टर्म है यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकेंड हाफ। द फर्स्ट हाफ फिनिश हो गया, एंड हो गया, तो सेकेंड हाफ लोड होती है, ठीक है ना। ए एंड हो गया तो ए आपके पास लोड होगा। सो जो भी आपके पास बफर की साइज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इससे क्या होती है, इससे ओवर रिटेन वाली प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती है। तो अब इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सेंटिनल्स। अब एक कैसे फॉरवर्ड पॉइंटर, हाउ इट आइडेंटिफाई द बफर हैज बीन एंडेड, ठीक है। बफर एंड कहां पर हो गया, ये कैसे पता चलता है, देन वी हैव द सेंटिनल। न्यू वर्ड्स इज द सेंटिनल। सेंटिनल क्या होता है, व्हाट इज द सेंटिनल, तो इसकी डिफिनेशन देखो यहाँ पर, व्हाइल यूजिंग बफर पेयर टेक्निक, जब हम लोग बफर पेयर टेक्निक यूज करते हैं, we have to check each time forward pointer is moved that it does not crosses the buffer half। when it reaches end of buffer the other one needs to be loaded, ठीक है। we can solve this problem by introducing a sentinel character at the end of both half of the buffer। sentinel क्या होती है, sentinel एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है ना।
सेंटिनल जो वर्ड यहाँ पर आपने देख रहे हो आप, सेंटिनल्स एक कैरेक्टर का नाम है, जो कि कैरेक्टर क्या बताती है कि जैसे हमने क्या बोला भाई, यहाँ पर हमने बोला कि हमने टोटल बफर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट बफर और सेकंड बफर। तो फर्स्ट बफर एंड हो रही है, सो ए फॉरवर्ड पॉइंटर मतलब कैसे डिटेक्ट करेगा वो कि फर्स्ट वाली बफर अब एंड हो रही है। तो हमने एक कैरेक्टर यूज कर लिया, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैरेक्टर यूज हुआ है उसका नाम क्या है, EOF। तो EOF क्या है यहाँ पर, EOF इज द कैरेक्टर विच रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट बफर। यहाँ पर EOF क्या है, EOF दिस इज द कैरेक्टर विच रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ द सेकेंड बफर। तो इसी, अब एक कोई फिक्स नहीं है कि EOF ही मतलब कोई सा भी कैरेक्टर यहाँ पर यूज किया जा सकता है, बट उस कैरेक्टर को हम लोग सेंटिनल बोलते हैं, जो कि जिस कैरेक्टर के थ्रू ये पता चलता है कि ये वाली बफर क्या है, एंड हो रही है। भाई ये इसको फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करेगा, चेक करेगा सेंटिनल को, एक काम कौन कर रहा है, आगे कौन बढ़ रहा है, फॉरवर्ड पॉइंटर। सो फॉरवर्ड पॉइंटर ओनली बी चेक्ड फॉर द सेंटिनल, when it is encountered appropriate action will be taken to fill next buffer. If end of file is used, then encountering end of file in elsewhere in buffer will mean end of the source code. तो यहाँ पर sentinels क्या है, व्हाट, अगर मैं पूछूं कि sentinel क्या है भाई, तो कैसे इसको डिफाइन करोगे, तो sentinel क्या बताओगे, sentinel is a character and which is used to define for the end of the buffer, ठीक है ना। when forward pointer detect this character, when forward pointer detect the sentinel, then it will reach the beginning of the next buffer, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास कि इस जो भी सेंटिनल है, इस सेंटिनल एक तो होता क्या है, और ये देखो आप यहाँ पर दिस इज द एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में क्या है, स्विच फॉरवर्ड प्लस प्लस केस एंड ऑफ इफ फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बफर। अगर फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड पॉइंटर, फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बफर, ठीक है। रीलोड सेकेंड बफर, सेकेंड बफर रीलोड होगा, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर, यानी कि फॉरवर्ड पॉइंटर कहां पर सेट हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर। जैसे यहाँ पर ए फर्स्ट बफर एंड कहां हो रही है, एम पर हो रही है, एंड व्हाट इज द EOF, EOF इज द सेंटिनल, ठीक है। तो जैसे ही फॉरवर्ड पॉइंटर को EOF मिला, तो फॉरवर्ड पॉइंटर कहां पर सेट हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेकंड बफर, एंड बिगिनिंग ऑफ द सेकंड बफर स्टार्ट कहां से हो रही है, बिगिन कहां से हो रही है, इस मल्टीप्लाई वाली साइन से, एस्ट्रिक वाली साइन से, ठीक है। एल्स इफ फॉरवर्ड इज एट द एंड ऑफ द सेकंड बफर, अगर मान लो कि अब यहाँ पर EOF क्या है, सेकंड वाली EOF क्या बता रही है, दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड बफर, देन रीलोड द फर्स्ट बफर, देन क्या करेगा ये भाई, ये सेकंड वाली बफर एंड हो गई, तो अब क्या होगा, रीलोड द फर्स्ट बफर, फॉरवर्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर, यानी कि फॉरवर्ड पॉइंटर अब कहां चली जाएगी, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बफर, एल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज द एल्गोरिथम, कैसे फॉरवर्ड पॉइंटर आगे बढ़ता है और कैसे वो उसको सेट होता है सेकंड वाले बफर के बिगिनिंग में और फर्स्ट वाले बफर के बिगिनिंग में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद तो ये मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताई कि इनपुट बफरिंग स्कीम क्या होती है, बफर क्यों यूज करते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफरिंग स्कीम, सिंगल बफर स्कीम एंड टू बफर स्कीम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंटिनल्स क्या होते हैं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फेसेस एंड पासेस। तो मैंने आपको बताया है भाई कि फेसेस क्या होते हैं। अब एक नया वर्ड आ गया, न्यू वर्ड इज पासेस। पास क्या होता है, तो फेसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैंने आपको बताया कि कंपाइलर डिजाइन अगर किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है, टास्क का मतलब क्या हुआ कि टास्क का मतलब हुआ कि मान लो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और उसको कन्वर्ट करना है उसको टारगेट कोड में, और टारगेट कोड का मतलब क्या है, असेंबली कोड, ठीक है। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर के पास मैंने बताया जैसा कि आपको कि देयर आर 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं। तो फर्स्ट वाली फेस का नाम क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर,
कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेशन। इसका मतलब क्या, फेज का मतलब क्या हुआ, फेज का मतलब हुआ स्टेप्स, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ, लेक्सिकल एनालाइजर काम कर रहा है, सेकेंड वाली स्टेप्स में क्या हो रहा है, सिंटेक्स एनालाइजर अपना काम कर रहा है, थर्ड वाली स्टेप्स में क्या हो रहा है, सिमेंटिक एनालाइजर काम कर रहा है, फोर्थ वाली स्टेप में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर काम कर रहा है, नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या कर रहा है, कोड ऑप्टिमाइजर, एंड लास्ट वाली स्टेप में क्या कर रहा है, कोड जनरेशन। यानी कि मैंने क्या बोला, फेसेस का मतलब क्या हो गया, फेसेस का मतलब हो गया भाई कि मुझे हाई लेवल लैंग्वेज से टारगेट कोड में कन्वर्ट करना है, एंड दिस टास्क इज डिवाइडेड इनटू द 6 स्टेप्स। यानी कि फेसेस मतलब स्टेप्स, तो हमने उसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब जो पास की बात करें तो पासेस का मतलब क्या होता है कि हमने क्या बोला यहां पर कि तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी मैं पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेस की बात कर रहा हूं। तो मैं आपसे बोला कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली कोड में कन्वर्ट करना है, इस टास्क को कंपाइलर ने 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 6 फेस में उसने डिवाइड कर दिया। पासेस, अब मैं आता हूं पास पर, इसी कुछ स्टेप्स को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में कंबाइन कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पहले डिफिनीशन इसकी देख लो कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ, जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है इसको भी पढ़ना जरूरी है। देखो, ईच इंडिविजुअल यूनिक स्टेप इन कंपाइलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड अ फेस, ठीक है ना। यूनिक स्टेप जो होते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के, दैट इज कॉल्ड द फेस, सच एज लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेशन। सो यूनिक स्टेप्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट फेसेस मे बी कंबाइंड इनटू वन और मोर देन वन ग्रुप। अब देखो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कंबाइंड करने की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या बोला यहां पर कि डिफरेंट फेसेस मे बी कंबाइंड इनटू वन और मोर देन वन ग्रुप। दिस ग्रुप और फेसेस मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पासेस। यानी कि जो स्टेप्स हैं हमारे पास, उन स्टेप्स को हम लोग ग्रुप में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं और उसी ग्रुप ऑफ फेसेस को एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, पास दिया गया, कि भाई इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पासेस बोल देंगे, ठीक है। तो पासेस की डिफिनेशन क्या हो गई कि डिफरेंट फेसेस मे बी कंबाइंड इनटू वन और मोर देन वन ग्रुप। दिस ग्रुप ऑफ फेसेस मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पासेस, ठीक है। तो भाई कंपाइलर को, कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो कि पासेस में भी उसको डिजाइन किया जा सकता है, डिफरेंट पासेस में, ठीक है। तो यहां पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पासेस का मतलब क्या है। पासेस का मतलब क्या है कि हमने कुछ जो डिफरेंट, जो 6 फेसेस हमने पढ़ा, उसमें कुछ फेसेस को हमने क्या कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया, एंड दिस ग्रुप ऑफ फेसेस जो है इट मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पासेस, ठीक है। अब ये जो पास है, जनरली देयर आर मतलब जो पार्ट्स को पासेस को जो डिवाइड किया गया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पासेस। फर्स्ट इज द सिंगल पास, मतलब पास का मतलब क्या, कंपाइलर, कंपाइलर की बात कर रहे हैं। कंपाइलर क्या हो सकता है, इट मे बी सिंगल पास कंपाइलर और इट मे बी 2 पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर बोलते हैं उसको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कंपाइलर में भी सिंगल पास कंपाइलर, ठीक है, और एक मैंने सेकेंड कैटेगरी क्या बताई आपको कि भाई सिंगल पास हो गया, सिंगल पास को छोड़ करके जो सेकेंड वाला जो कंपाइलर होगा, इट मे बी 2 पास और मल्टी पास कंपाइलर उसको बोलेंगे, ठीक है। अब सिंगल पास कंपाइलर, पास का, पास जो वर्ड है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पास का मतलब क्या होता है। पास का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि ग्रुपिंग ऑफ फेसेस, ठीक है। हमने कुछ फेसेस को कंबाइन कर दिया एंड वी गिव द नेम, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला, भाई इसको पास बोला, ठीक है। सिंगल पास कंपाइलर का मतलब क्या है यहां पर, इफ वी कंबाइन और ग्रुप ऑल द फेसेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन इन अ सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने अभी सिंगल पास की मतलब बात कर रहा हूं, यानी कि जो आपने 6 फेसेस देखा, उन सारे 6 फेसेस को एक सिंगल मॉड्यूल में हम लोग कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना, एक ही बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है कि सोर्स कोड को लेना और उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब हमारे पास मॉड्यूल एक ही होगा, उस मॉड्यूल में इनपुट जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग सोर्स कोड बोलेंगे, एंड दिस सोर्स कोड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द मतलब टारगेट कोड। मतलब लेक्सिकल के बाद सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड के पास गया, सेकंड के पास थर्ड गया, थर्ड के बाद फोर्थ गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ सिक्स के पास गया। मतलब मुझे पता नहीं है कि अंदर क्या सीधा वो क्या करता है। दिस टाइप ऑफ कंपाइलर टेक्स द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इनडायरेक्टली इट गिव्स द आउटपुट, टारगेट कोड वो आउटपुट देगा। मतलब आप ऐसा समझो कि जो 6 फेस की बात कर रहे हैं, सारे फेस को हमने एक मॉड्यूल में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो जैसे आप डायग्राम में देखो यहाँ पर कि जो 6 फेस है हमने एक सिंगल मॉड्यूल में कंबाइन कर दिया गया। सारे काम को, सारे टास्क को हमने भाई एक सिंगल मॉड्यूल में कर दिया। दैट इज कॉल्ड द सिंगल पास कंपाइलर, ठीक है। अब अगर और मल्टी पास कंपाइलर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे हम लोग जावा की बात करते हैं, या जावा छोड़ो, अभी मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने इसे स्टार्टिंग बताया था कि बेसिकली कंपाइलर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पार्ट क्या है, एनालिसिस पार्ट, और दूसरी पार्ट क्या है, सिंथेसिस पार्ट। वी कॉल एनालिसिस पार्ट इज द फ्रंट एंड, एंड सिंथेसिस पार्ट को हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, दिस इज द बैक एंड, ठीक है। अब इस फ्रंट एंड एंड बैक एंड का मतलब क्या, मैंने बताया था कि फ्रंट एंड में जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड की बात कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड है क्या एक्चुअली, फ्रंट एंड क्या है एक्चुअली में, उसमें की लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है, इनको क्या कर दिया गया, इनको हमने इन चारों फेसेस को कंबाइंड कर दिया गया एक सिंगल मॉड्यूल में। और उसी सिंगल मॉड्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रंट एंड बोल रहे हैं। भाई फ्रंट एंड के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से फेस आते हैं, लेक्सिकल आ गया, सिंटेक्स आ गया, सिमेंटिक आ गया और इंटरमीडिएट कोड आ गया। यानी कि फ्रंट एंड में ये 4 फेसेस ग्रुपिंग हो गए, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग 1 पास। फ्रंट एंड का मतलब क्या हो गया, ये 1 पास में काम कर रहा है। अब फ्रंट एंड जो है ये मुझे क्या दिया, फ्रंट एंड ने लिया क्या, फ्रंट एंड ने लिया सोर्स कोड और दिया क्या, दिया इसने इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। अब इसने बीच में भाई इसने टोकन बनाया होगा, इसने पार्स ट्री बनाई होगी, उसको वेरीफाई किया होगा और मुझे इसने इंटरमीडिएट कोड दिया, ठीक है। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये 1 पास में हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड देने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया, उसको हमारे पास 2 फेसेस हैं जो कि जिसको हमने बोला कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ये दोनों फेस को हमने एक 1 पास में कंबाइन कर दिया गया। उसको, उस पास का नाम क्या है, बैकएंड, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंथेसिस पार्ट बोलते हैं। तो आप यहां पर समझने की कोशिश करो कि अब मैंने जो फ्रंट एंड और बैक एंड की बात कर रहे हैं, इस पूरे काम को, इस पूरे टास्क को हमने 2 पास में डिवाइड कर दिया गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 2 पास कंपाइलर, ठीक है। भाई 2 पास कंपाइलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा 1 पास में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड का काम हो रहा है, एंड सेकेंड पास में क्या हो रहा है, बैक एंड का काम हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 पास कंपाइलर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें तो आपके पास, अब मैंने दोबारा बोल रहा हूं, सिंगल पास कंपाइलर में हमने सारे मॉड्यूल को, सारे जितने भी, सारे मॉड्यूल नहीं बोलेंगे, सारे स्टेप्स को हमने सिंगल मॉड्यूल में कंबाइन कर दिया गया, इसको बोल दिया हमने सिंगल पास कंपाइलर। अब हमने दूसरा क्या है, हमने 2 पास कंपाइलर में क्या बोला कि हमने भाई जो है 4 फेस को एक साथ कंबाइन कर दिया गया, 2 फेस को एक साथ कंबाइन कर दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, 2 पास कंपाइलर बोल दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। तो इस 1 by 1 डिफरेंस देखो यहाँ पर। फर्स्ट डिफरेंस क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इन अ सिंगल पास कंपाइलर ऑल द फेसेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन आर ग्रुप्ड इन 1 पास, ठीक है। तो अभी जो मैंने समझाया आपको कि ऑल द फेसेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन आर ग्रुप्ड इन 1 पास, जैसे कि आपको डायग्राम भी दिखाया। इन अ मल्टी पास कंपाइलर द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ कंपाइलर डिजाइन आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल फेसेस, ठीक है। तो मल्टीपल, इन अ मल्टी पास कंपाइलर द डिफरेंट फेसेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन, बाय डिफरेंट फेसेस
जैसे आपको बताया कि अभी 4 फेस हैं, 4 फेस को एक साथ कंबाइन कर लिया, 2 फेस को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीपास कंपाइलर बोलेंगे। और एक दूसरा भी है, जैसे मान लो कि आपके पास मल्टीपास कंपाइलर में जैसे फर्स्ट वाली कंपाइलर लेक्सिकल एनालाइजर है, चलो इसको हम लोग सेकंड वाले में डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले डिफरेंस में। तो सेकंड डिफरेंस यहां पर क्या बोल रहा है, देखो, a one pass compiler is a compiler that passes through the source code of each compilation unit only once. इस लाइन का मतलब क्या है? A one pass compiler is a compiler that passes through the source code of each compilation unit only once. भाई जितने जो भी कंपाइलेशन यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या हुआ? यूनिट का मतलब स्टेप्स, जितने भी सारे स्टेप्स हैं वहां से सोर्स कोड ओनली वंस टाइम, वन टाइम वहां से पास होगा। लेकिन मल्टी पास कंपाइलर में a type of compiler that passes through the source code of a several time, वहां से जो भी यूनिट है वहां से several time में पास हो सकते हैं। This is the second difference. Third difference क्या है? A one pass compiler does not look back at the code it previously processed. जो भी लेक्सिकल एनालाइजर ने दे दिया सिंटेक्स को, सिंटेक्स ने सिमेट्री को, ये सब सारे सिंगल मॉड्यूल में कंबाइंड हैं, कोई सा भी स्टेप प्रीवियस स्टेप में उसको नहीं देख सकता। लेकिन इसमें क्या होती है मल्टी पास कंपाइलर में कि फर्स्ट वाले पास ने जो भी रिजल्ट दिया वो रिजल्ट कहां पर दे दिया? उसने भाई 3 चीजें काम करती है कि लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन बनाया और टोकन बनाने के बाद कहां स्टोर कर दिया? सिंबल टेबल में। ठीक है, तो बीच में क्या हो रही है? यहाँ पर बीच में हमारे पास वन स्टेप की आउटपुट एक हमारे पास स्टोर हो रही है, और सेकेंड वाली फेस कहां से ले रही है? भाई सेकेंड वाली फेस सिंबल टेबल से एक्सेस कर रही है डेटा को। फिर सिंबल टेबल ने एक तो एक्सेस किया, सिंटेक्स एनालाइजर ने सिंबल टेबल से डेटा को एक्सेस किया, उसके बाद सिंबल टेबल ने अपना प्रोसेसिंग करने के बाद उस जो भी रिजल्ट होगा उसको दोबारा सिंबल टेबल में स्टोर करेगा। फिर सिमेंटिक एनालिसिस भी यही काम कर रहा है, वहां से सिंबल टेबल से लिए, यानी कि क्या समझ रहे हो यहाँ पर कि जितने भी, यानी कि ये मल्टीपास, ये जो टास्क जो है यहाँ पर ये मल्टीपास में डिवाइड हो गया, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर अपना काम करके उसको भाई सिंबल टेबल में स्टोर कर दिया, अब उसका काम खत्म। यानी कि इसको एज ए सपोज करो दिस इज द फर्स्ट पास, लेक्सिकल एनालाइजर जो काम कर रहा है फर्स्ट पास में काम कर रहा है, जो मल्टीपास कंपाइलर का एक तरह से हम एग्जांपल ले रहे हैं। कैसे? अगर वो सोर्स कोड को लिया और उसके बाद अपना काम करने के बाद टोकन बनाने के बाद वो कहां स्टोर कर दिया? सिंबल टेबल में। सेकेंड वाला क्या है? लेक्सिकल एनालाइजर, उसने अब उसका काम क्या हो गया? दिस इज द सेकेंड पास में काम कैसे करेगा? वो सिंबल टेबल से एक्सेस करेगा और उसके बाद सिंटेक्स ट्री बना करके उसको और सिंबल टेबल में स्टोर करेगा। दिस इज द सेकेंड पास। थर्ड वाली पास में क्या हो रहा है? थर्ड वाली पास में सिमेंटिक एनालिसिस फिर सिंबल टेबल से दे रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है और फिर सिंबल टेबल में स्टोर कर रहा है। दिस इज द थर्ड पास। इसी तरह फोर्थ पास, फिफ्थ पास, सिक्स्थ पास। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सारे फेसेस अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं, तो यानी कि इसको बोलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हो गया मल्टी पास कंपाइलर। लेकिन सिंगल पास कंपाइलर में कोई यहाँ पर स्टोरेज वाली बात नहीं है, वो सीधा जो है तुम्हारा फर्स्ट वाली पास में लिया और सीधा तुम्हारा क्या होगा, अंदर काम करने के बाद मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगी? डायरेक्ट मुझे मिलेगी उसकी आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पर बीच में यूजर कुछ भी छिड़खानी नहीं कर सकता है, उसमें यूजर के पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो डायरेक्टली जो है, क्योंकि सारा काम क्या है, सारे स्टेप्स जो है एक ही मॉड्यूल में बंद कर दिया गया है, एक बक्से में बंद कर दिया गया है, तो उसको सोर्स कोड इनपुट हो रही है और डायरेक्ट टारगेट कोड आउटपुट आ रही है सिंगल पास कंपाइलर ने। लेकिन मल्टी पास कंपाइलर ने उसके जो है, मल्टी पास कंपाइलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट वाली पास ने काम किया, उसको स्टोर कर दिया, भाई अब उसको मतलब नहीं है। उसको सेकेंड वाली पास ने काम कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। थर्ड वाली पास ने काम कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द, तो इसका मतलब जो लुक बैक जो वर्ड है यहाँ पर, तो भाई सिंबल टेबल लुक बैक, सॉरी सिंटेक्स एनालाइजर लुक बैक करेगा तभी तो वहां से अपनी डेटा को एक्सेस करेगा ना, वहां सिंबल टेबल से। अगर पीछे देखेगा ही नहीं तो डेटा कैसे सिंबल टेबल से एक्सेस करेगा वो? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर में। फोर्थ डिफरेंस क्या है? सिंगल पास कंपाइलर को नैरो कंपाइलर भी बोलते हैं और मल्टी पास कंपाइलर को, हाँ
सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए एक बार, लुक बैक। लुक बैक का मतलब देखो कि मान लो कि एक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होती है मान लो, तो एक आदमी के पास काम, एक उसमें से भाई कोई भी इवेंट है तो उसमें अलग अलग होते हैं ना, उसमें सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट उसमें अलग अलग हैं और भाई उसका पर्पस क्या है कि इवेंट क्या हो जाए, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए। तो सारे काम को तुमने एक आदमी को दे दिया, ठीक है ना, एक आदमी को दे दिया तुमने, तो भाई यानी कि सारे काम, जितने भी इवेंट में सारे काम होने हैं, तो भाई वो सारे स्टेप्स एक ही आदमी करेगा। समझ रहे हो? मान लो कि, और हमारा काम क्या है, काम है हमारा सोर्स कोड को कन्वर्ट करना। टारगेट काम तो एक ही है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये जो 6 स्टेप की बात कर रहे हैं वो एक ही मॉड्यूल में आ गया। यानी कि पहला ने काम किया, दूसरा को दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब अब अंदर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। वहां पर कोई भी स्टोरेज वाली बात नहीं है वहां पर कि भाई लेक्सिकल करके स्टोर कर दिया, फिर वहां से वो ले लिया, फिर बीच में सिंटेक्स ले लिया। यानी कि सिंटेक्स एनालिसिस पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा है, जो भी लेक्सिकल एनालाइजर ने उसको दे दिया, अब वो प्रोसेस करके अब आगे करेगा, सिमेंटिक को देगा, सिमेंटिक उसको आगे देगा, ठीक है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि सारे टास्क एक वो पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा है, सिमेंटिक एनालिसिस या सिंटेक्स एनालिसिस, क्योंकि वहां पर बीच में कोई स्टोरेज वाली बात है ही नहीं। लेकिन यहां पर मल्टी पास कंपाइलर में क्या है कि जैसे मैं देखो, मैं बात करूं जावा लैंग्वेज की बात करूं, तो जावा लैंग्वेज में क्या करते हो, जावा लैंग्वेज में आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये सारे क्या होते हैं, फ्रंट एंड में कंबाइंड होते हैं। यानी कि जब आप जावा की कोड को आप रन करते, सॉरी कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास बाइट कोड आती है। जिस बाइट कोड को क्या बोलते हो आप, इंटरमीडिएट कोड बोलते हो। तो एक काम किस पास में हुआ, एक काम फर्स्ट वाली पास में हुआ, ठीक है ना। जावा में जो आपने बाइट कोड, जो इंटरमीडिएट कोड जो कन्वर्ट किया, वो आपके पास किस पास में काम हुआ, फर्स्ट वाली पास में काम हुआ। और क्या बोलोगे इसको, फर्स्ट पास का मतलब फ्रंट एंड। अब क्या काम करते हो आप, अब जो आपके पास इंटरमीडिएट कोड आ गई, अब भाई इंटरमीडिएट कोड आपके पास आ गई ना, तो उस इंटरमीडिएट कोड को आप क्या करोगे, आप सेकेंड वाली पास में जिस प्लेटफॉर्म पर आपको एग्जीक्यूट करना है, उस प्लेटफॉर्म पर आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। यानी कि आप क्या काम कर रहे हो यहाँ पर, आप एक ही, आपको देखो टारगेट कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन टारगेट कोड में टू पास में काम डिवाइड हो गया। फर्स्ट वाली पास में क्या आ गया, बाइट कोड आ गया। सेकेंड वाली पास में क्या हो गया, बाइट कोड को आप पर्टिकुलर मशीन पर क्या कर रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो इसको बोल दिया हमने मल्टी पास। लेकिन क्या ये सिंगल पास कंपाइलर में हमारे पास जो बीच वाली जो कोड आई, ये आता है, नहीं आता है। ये सीधा एक कमरे के अंदर या एक बॉक्स के अंदर या एक मॉड्यूल के अंदर हमारा सोर्स कोड गया और सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टारगेट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया कुछ है? ठीक है। तो अब यहां पर ये कहां चला गया स्लाइड यार, हाँ ठीक है। तो इसमें आप सीधा आप समझो, यहां पर अगर जावा आप सारे लोग जानते हो, तो जावा जो काम करता है, जो जावा कंपाइलर किस तरह काम करता है, ये जावा कंपाइलर को हम लोग मल्टी पास कंपाइलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली पास में फ्रंट एंड हुआ और सेकंड वाली पास में बैक एंड में बाइट कोड जाकर के वहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर चाहो वहां पर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। सिंगल पास कंपाइलर को नैरो कंपाइलर भी बोलते हैं एंड मल्टी पास कंपाइलर को वाइड कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल पास कंपाइलर, अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सिंगल पास कंपाइलर क्या होगा, सिंगल पास कंपाइलर की टाइम क्या होगी। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि भाई एक मॉड्यूल है तो उसने उसको सारी जानकारी है उसको, तो क्या कर लिया उसने, सोर्स कोड दिया और टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब वन पास कंपाइलर क्या होगी, फास्टेस्ट होगी, ठीक है। लेकिन मल्टी पास कंपाइलर में क्या होगा, फास्टेस्ट कैसे होगा वो, भाई आपके पास वन पास कंपाइलर में क्या हो रहा है, सारे काम तो अलग अलग पासेस में हो रहे हैं, तो पासेस में हो रहे हैं तो टाइम तो उसे ज्यादा लगना ही लगना है वहां पर। लेकिन और भी बाकी सारे एफिशिएंट की बात करें, लिमिटेड स्कोप एफिशिएंसी या किसकी अच्छी होगी, मल्टी पास कंपाइलर की अच्छी होगी। टाइम तो देखो सिंगल पास कंपाइलर में टाइम क्या होगा, कम लगेगा,
क्योंकि एक ही मॉड्यूल में सारी चीजें पैक कर दी गई। इनपुट दिया, सीधा हमारे पास टारगेट कोड आ गया। लेकिन मल्टी पास कंपाइलर में अगर हमने काम को डिवाइड कर दिया गया है किसी तो काम को तो दो चीजें होंगी भाई, काम तो होगा परफेक्ट, काम तो बिल्कुल परफेक्ट होना है, टाइम तो लगेगा लेकिन काम होगा परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक काम को 6 आदमी कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काम तो जो परफेक्टनेस आएगी वो मल्टी पास कंपाइलर में आएगी, बिल्कुल सही। लेकिन सिंगल पास कंपाइलर में टाइम तो कम लगेगा लेकिन बिल्कुल परफेक्ट उसमें काम नहीं होगा उसमें, ठीक है। आप देखो, अनेबल टू जनरेट एफिशिएंट प्रोग्राम्स ड्यू टू लिमिटेड स्कोप अवेलेबल, इसमें स्कोप क्या होती है, लिमिटेड होती है। द वाइडर स्कोप दस अवेलेबल टू दिस कंपाइलर्स अलाउ बेटर कोड जनरेशन। अभी मैंने बताया आपको कि बेटर कोड जनरेशन किसमें होती है, मल्टी पास कंपाइलर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, मेमोरी के टर्म में अगर बात करें तो मेमोरी के टर्म में अगर बात करें तो किसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा किसमें होगी भाई, सिंगल पास कंपाइलर में, क्योंकि एक ही बार सोर्स कोड जो है आपके पास लोड हो रहा है मेमोरी में और टारगेट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। बट मल्टी पास में सोर्स कोड हुआ तो बाइट कोड आ गया अलग, फिर मतलब मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेमोरी, अब भाई उसके बाद तुम बाइट कोड हमारे पास आ गया अलग से, फिर हम लोग बाइट कोड क्या करेंगे, उसको अलग लोड करेंगे उसको। तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट किसमें कम होगी, मल्टी पास कंपाइलर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। और जबकि सिंगल पास कंपाइलर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब लास्ट बात करें हम लोग पोर्टेबिलिटी की, तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया पोर्टेबिलिटी, तो पोर्टेबिलिटी का मतलब इसमें सिंगल पास कंपाइलर पोर्टेबल नहीं होता है और मल्टी पास कंपाइलर पोर्टेबल होता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब जैसे कि आप देखो, आपने अगर मान लो कि हमारे पास ये देखो, इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, यहां पर जो मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, अगर मान लो कि हमारे पास n प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 2 3 4, ठीक है, इसको सिंगल मशीन पर इसके लिए कंपाइलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रंट एंड जो है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग फ्रंट एंड क्या करेंगे, अलग अलग बना देंगे, ठीक है। लेकिन भाई ये जो मशीन पर, मशीन की आर्किटेक्चर क्या होगी, एक ही मशीन पर सारे को एग्जीक्यूट करना है, तो बैकएंड क्या होगा सबके लिए बैकएंड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ा कि भाई जितने भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सबके लिए आपने फ्रंट एंड अलग बनाया, लेकिन बैकएंड क्या होगा, बैकएंड हमारे पास मशीन, जितने भी जो मशीन, एक ही मशीन तो है ना यहाँ पर, मशीन 4 मशीन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे लैंग्वेज को एक ही मशीन पर आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एग्जीक्यूट करना है। तो उसको भाई आपको क्या बताया कि जो फ्रंट एंड के बाद जो बीच वाली कोड आती है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन बैकएंड तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है ना, ये तो मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है बैकएंड को, ठीक है। तो बैकएंड क्या होगी, सारे लैंग्वेज के लिए सेम होगी, तो यहां पर क्या हो गई, पोर्टेबिलिटी। और दूसरी चीज बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे आपने बोला कि भाई जैसे जावा की बात करें, तो जावा में आपने क्या कर लिया, आपने फ्रंट एंड बना लिया, ठीक है। नहीं, जावा नहीं है यहाँ पर, मान लो कोई सा भी एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज के लिए आपने क्या किया, फ्रंट एंड आपके पास क्या होगा, सिंगल होगा, लेकिन अगर उसको डिफरेंट मशीन पर उसको उसी फ्रंट एंड को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो भाई मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4, 4 मशीन का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, तो चारों मशीन की आर्किटेक्चर तो डिफरेंट होगी, तो चारों मशीन की अगर आर्किटेक्चर डिफरेंट होगी तो उसी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको बैकएंड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकएंड 1 तो यहां पर एडवांटेज क्या हुआ, यहां पर एडवांटेज ये हुआ कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 के लिए फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया और डिफरेंट मशीन पर उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया आपने, बैकएंड को चेंज कर लिया। तो भाई इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की इसको प्रोवाइड कौन का, ये चीजें किसमें पॉसिबल हैं, दिस टास्क कैन ओनली पॉसिबल इन द मल्टी पास कंपाइलर। इस सिंगल पास कंपाइलर में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिंगल पास कंपाइलर में तो एक ही हमारे पास मॉड्यूल है जिसमें इनपुट होना है और आउटपुट जाना है, ठीक है। तो
तो ये दो एग्जांपल हैं जो मल्टीपास कंपाइलर के जो हैं। विथ मल्टीपास कंपाइलर वी कैन सोल्व टू टाइप्स ऑफ